सीनू अपने सभी दोस्तों के साथ अपने घर पर पार्टी कर रहा है। उसने जमकर शराब पी ली है और बहुत देर से वो नाचे भी जा रहा है। तभी अचानक वो फर्श पर बैठा। उसके दोस्तों ने उससे पूछा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे थोड़े आराम की जरूरत है, मैं अभी आता हूँ। सीनू चल डॉक्टर के पास चलते हैं, तू दवाई ले ले। नहीं, थोड़ा आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग पार्टी करो। सीनू अपने कमरे में जाकर सो जाता है। वहीं उसके दोस्त नीचे अभी भी पार्टी करते रहते हैं। 3 घंटों तक उनका नाच गाना चलता है। उसके बाद वो सभी अपने अपने घर के लिए निकलने वाले होते हैं। चलो एक बार सीनू से बाय बोल देते हैं और उसके हालचाल भी ले लेते हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। चलो दोस्तों, एक बार उससे मिल लेते हैं। सभी दोस्त सीनू के कमरे में जाकर देखते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं। सीनू का खून हो चुका था और उसकी लाश बेड से नीचे पड़ी हुई थी। चिंगनू का खून कैसे हुआ? अभी पुलिस को बुलाना पड़ेगा। चिंकी ने पुलिस को फोन किया और कुछ ही देर में इंस्पेक्टर सिम्बा वहां आ गया। उसने सबूतों को ध्यान से देखा। चाकू पर किसी के निशान नहीं है, मतलब कातिल ने जरूर ग्लव्स पहने होंगे। आसपास सामान बिखरा हुआ है, शायद चोरी के इरादे से खून हुआ हो, चेक करना होगा। सिम्बा ने ध्यान से देखा तो रूम में पैसे भी बराबर रखे थे और कोई भी कीमती चीज गायब नहीं हुई थी। इसका मतलब खून चोरी के इरादे से नहीं हुआ, मामला कुछ और ही है। मुझे डिटेक्टिव जी को बुलाना होगा। इंस्पेक्टर सिम्बा ने डिटेक्टिव जी को कॉल किया और वहीं बुला लिया। डिटेक्टिव जी भी कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। इंस्पेक्टर सिम्बा, तुम्हें लाश के पास से कोई सबूत मिला क्या? लाश के पास कोई सबूत नहीं मिला। कातिल बहुत चालू है डिटेक्टिव जी। डिटेक्टिव जी चालू नहीं होगा क्या? तुम क्या सोच रहे हो, हम पागल हैं? डिटेक्टिव जी से चालू कोई नहीं है। अब तुम देखते जाओ मैं कैसे ये केस सॉल्व करता हूँ। डिटेक्टिव जी ने सीसीटीवी फुटेज चेक की। सीनू के सारे दोस्त कुछ फुटेज में नहीं थे तो बताना मुश्किल हो रहा था कि मुजरिम कौन है। पर डिटेक्टिव जी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मैं पता करके रहूँगा कि मुजरिम कौन है। इन सब से बात करता हूँ, कोई सबूत तो जरूर मिलेगा। डिटेक्टिव जी ने सभी दोस्तों से बात की, किसी पर भी शक नहीं गया। सभी की बातें सच्ची लग रही थी। डिटेक्टिव जी ने वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखा कि कहीं उसे कुछ सबूत मिल जाए। पर 2 दिन बीत चुके थे और उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। डिटेक्टिव जी, केस क्लोज कर दूं क्या? नो, आज तक मेरी जिंदगी में कोई केस अनसॉल्व नहीं रहा, यह भी नहीं रहेगा। तभी डिटेक्टिव जी का ध्यान सीनू के एक दोस्त चिंकू पर गया। चिंकू ने पहले फुटेज में जो जूते पहने थे वो दूसरी वाली फुटेज में नहीं है। उसके बदले किसी और रंग के शूज उसने पहने हुए हैं। इसका मतलब उसने खून करने के बाद ये जूते बदले होंगे, क्योंकि उन जूतों पर खून लग गया होगा और अगर वो उसे धुलता तो वो गीले हो जाते, इसलिए उसने दूसरे जूते पहन लिए होंगे। चिंकू को पकड़ो, वही कातिल होगा, ऐसा डिटेक्टिव जी ने कहा। सिम्बा ने चिंकू को पकड़ लिया और उसने अपना जुर्म कबूल लिया कि उसने ही खून किया था। सीनू ने उसकी बहन को परेशान किया था और इसकी एक वीडियो लेकर उसको ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए चिंकू ने उसका खून किया था। डिटेक्टिव जे ने ये केस भी सॉल्व कर दिया। टूनी चिड़िया जंगल में अपने 2 बच्चों सोनू और चिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी के पति की कुछ साल पहले ही एक गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। तब से टूनी चिड़िया ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। टूनी चिड़िया बहुत ही भोली भाली और मासूम थी। वो कड़कनाथ सेठ के यहाँ मजदूरी का काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। टूनी के दोनों बच्चे अभी बहुत ही छोटे थे, वो उड़ना भी नहीं जानते थे, लेकिन बेचारी टूनी को उन्हें ऐसे ही हालात में काम पर छोड़ के जाना पड़ता था। एक दिन, अरे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, तुम इसे खा लेना, और हाँ, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मैं काम पे जा रही हूँ, शाम को ही लौटूंगी। अरे नहीं मम्मी, हम दोनों तो बहुत ही प्यार से रहते हैं, है ना सोनू? हाँ चिंकी मम्मी, आप चिंता न करो, आप जाओ। ठीक है, तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लो और कोई भी आए तो खोलना नहीं। टूनी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और कड़कनाथ सेठ के यहाँ जाकर मजदूरी करने लगती है। शाम को मजदूरी करने के बाद जब वो कड़कनाथ सेठ से पैसे लेने जाती है, कड़कनाथ सेठ उसे पैसे देता तो है और साथ ही साथ कहता है, टूनी चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो बहुत छोटे छोटे हैं ना? हाँ साहब, पर क्या
क्या करूँ, पापी पेट के लिए काम तो करना पड़ता है, उन्हें छोड़कर आना पड़ता है। टूनी, अब अपने बच्चों का और ख्याल रखना, क्योंकि हमारे जंगल में एक कल्लू नाम का बिल्ला आ गया है और मैंने सुना है कि वो बहुत ही क्रूर है। उसने तो कल मेरे ही पड़ोस में रहने वाली लूसी कबूतरी के 4 नवजात बच्चों को मार दिया और उन्हें खा गया। अब टूनी क्या करेगी? लेकिन आप तब तक बताओ कि 2 + 5 × 10 कितने होते हैं? टूनी तो ये बात सुनकर घबरा जाती है और वो तुरंत भागते हुए घर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी चिंकी घर पर नहीं है। सुनो, चिंकी कहाँ है? माँ, चिंकी को उसके कुछ दोस्त बाहर बुला रहे थे खेलने के लिए, तो वो चली गई, लेकिन माँ वो अभी तक वापस नहीं आई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? टूनी चिंकी को पूरे जंगल में ढूंढती है, लेकिन उसे चिंकी कहीं नहीं मिलती। टूनी का अब रो रो कर बुरा हाल था। तभी लूसी कबूतरी उसके पास भागते हुए आती है और कहती है, टूनी, मैंने चिंकी को अभी अभी देखा, उसे ना कल्लू बिल्ला उठाकर कहीं ले जा रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की टूनी, लेकिन देखो उसने अपने पंजों से मुझे भी घायल कर दिया। जाओ जल्दी, कहीं वो कल्लू बिल्ला उसे कुछ कर न दे। टूनी लूसी की बताई गई दिशा की ओर जाती है और वहीं कल्लू बिल्ला अब चिंकी को पकड़कर उसे एक रस्सी से बांध देता है और कहता है, आज मुझे कई दिनों बाद एक चिड़िया का बच्चा मिला है। चिड़िया के बच्चे तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आज तो मैं तेरा सूप बनाकर पीऊंगा। मेरी मम्मी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अच्छा, तुम्हारी मम्मी कहीं की कलेक्टर है क्या? अब तो देखो मेरा पानी भी खौल रहा है, अब तुम इसके अंदर जाओगी। कल्लू बिल्ला चिंकी की रस्सी खोल देता है और उसे जैसे ही खोलते हुए पानी में वो डालने वाला होता है कि तभी टूनी चिड़िया उड़ते हुए उसे कल्लू बिल्ले के पिंजरे से उड़ाकर ले जाती है। लेकिन कल्लू बिल्ला कहता है, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, तू कल्लू को नहीं जानती, ये दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी, छोड़ूंगा नहीं। श्यामपुर नाम के शहर में टूनी अपने सास ससुर और पति कालू के साथ रहती थी। टूनी एक गांव की लड़की थी, इसलिए वो अपने सर पर हमेशा घूंघट किए रहती थी। घर में कोई भी आता जाता या कोई भी नहीं रहता, लेकिन वो फिर भी अपना घूंघट नहीं हटाती। एक दिन उसकी सास लूसी की दोस्त चंपा उससे मिलने आती है। अरे आओ चंपा आओ, बहुत दिनों बाद दिखी तुम, कहाँ थी अब तक? अरे लूसी, मैं तुझे क्या बताऊँ, मैं अपने भतीजे की शादी में गाँव गई हुई थी, अभी अभी वापस आई हूँ। मैंने सुना तूने शादी कर ली अपनी बेटे की, तो मैंने सोचा मुंह दिखाई कराती हूँ बहू की। बुला तो अपनी बहू को। अरे टूनी बहू, पानी तो लाना जरा। टूनी एक गिलास पानी लेकर आती है और चंपा को देती है, लेकिन चंपा उसे देखती है और कहती है, अरे लूसी, तेरी बहू हमेशा घूंघट ही करे रहती है क्या? अरे टूनी बहू, ये तो मेरी सहेली है, इसके सामने तुझे घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, हम इसलिए घूंघट नहीं करते हैं कि हमें किसी को अपना चेहरा दिखाना है या नहीं, बल्कि हम इसलिए घूंघट करते हैं क्योंकि हमारी माँ ने हमें ये संस्कार दिए हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि अपने से बड़ों से हमेशा घूंघट करके रहना और कभी अपना घूंघट नहीं हटाना। वो बस हम तो वही कर रहे हैं। अच्छा बहू, तेरी माँ ने तुझे ये नहीं सिखाया कि बड़ों की बात भी मानते हैं? सिखाया है माँ जी, लेकिन हम अपना घूंघट नहीं हटाएंगे, मतलब नहीं हटाएंगे। तभी कालू भी आकर टूनी से कहता है, टूनी, आंटी खास तुमसे मिलने ही आई है, और अगर तुम ऐसे ही घूंघट में रही तो वो तुम्हें कैसे देख पाएंगी और तुमसे बात कैसे कर पाएंगी? अरे तो हम कहाँ इनको बात करने से रोके हैं, बात कर सकती हैं, लेकिन हम अपना घूंघट नहीं हटाने वाले। अरे लूसी, बहुत हो गया, तेरा क्या ऐसा क्या खास है तेरी बहू के चेहरे में जो वो किसी को दिखाने को तैयार ही नहीं है? शादी के बाद तो सभी बहुएं अपना चेहरा दिखा देती हैं, तेरी बहुओं में क्या हीरे मोती जड़े हैं? ऐसा कहकर गुस्से से चंपा वहाँ से चली जाती है और अब लूसी अपनी बहू को बहुत समझाती है कि वो अपना घूंघट हटा दे, लेकिन उसकी बहू टूनी किसी की नहीं सुनती। वो तो बस अपने घूंघट में हमेशा अपना चेहरा छिपाए रखती है। अब तो लूसी की पड़ोसन भी टूनी का मजाक बनाने लगी थी। वो टूनी को देखकर गाना गाती थी, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना लगे आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। लेकिन टूनी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक दिन जब वो रसोई में काम कर रही थी तो उसका पल्लू पीछे से जल जाता है और टूनी को पता नहीं चलता। लेकिन जब टूनी को पता चलता है तो उसका घूंघट काफी जल चुका था और वो उसे झपटते हुए बाहर आती है। उसका पति
उसके घूंघट पर पानी डालता है और आग बुझ जाती है। और कर लो घूंघट, ये 4 इंच का, ये 4 फुट का तुम पता नहीं कितना घूंघट करके रहती हो। अगर ये ना करती तो पता चल जाता ना कि आग लग रही है पीछे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो घूंघट में रहना है। हमारी माँ ने संस्कार दिए हैं, वो थोड़ी ना छोड़ोगी तुम। मुझे माफ कर दीजिए सोनू जी, मुझे पता चल गया है। अगर मैं घूंघट नहीं करे रहती तो मुझे पता चल जाता कि आग लग गई है, लेकिन घूंघट किए हुए था तो पता नहीं चला। अब से मैं कभी घूंघट नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से टूनी ने घूंघट करना छोड़ दिया। घूंघट करना